आज हम लोग सेमेस्टर 5 का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके इस सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तीसरा है लेबर लॉ, ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और पांचवा है आपका डीपीसी जो आपके कॉलेज में रहेगा, ठीक है। बीएनएसएस की बात करें, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा यही है, ये सबसे ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले इसको लिया है। अभी तो अपन सबसे पहले शॉर्ट में समझेंगे कि ये चारों सब्जेक्ट है क्या, इसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे इसको डिटेल में मॉड्यूल वाइज, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बताता है आपको, ठीक है। जैसे हमारे देश में 3 कानून है जो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ है। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल एक्ट इसी तीनों लॉ से गवर्न होता है। दूसरा है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें सिविल मामले के जो प्रोसीजर हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है लेबर लॉ, 2020 में, ठीक है, 2020 में आपको पता होगा 2 लेबर कोड जो है हमारे भारत में लागू हुआ था, उसी के ऊपर यह आपका जो है सब्जेक्ट है। इसमें आपका 2 एक्ट आया था, एक आया था कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और दूसरा था ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ कोड, ऐसा ओस कोड नाम बोलते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में है, जैसे आपका क्या बोलते हैं इसको, WTO, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ट्रीटी क्या होता है, लॉ ऑफ द सी क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं, स्टेट के डेफिनेशन बताए गए हैं कि किसी भी स्टेट को कैसे रिकॉग्निशन मिलता है, क्या क्या एलिमेंट हैं स्टेट्स के, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका डीपीसी में आपको मूट कोर्ट रहेगा। मूट कोर्ट में आपको कोई केस बताया जाएगा कि इस टाइप का केस है, आपको उसके ऊपर ड्राफ्टिंग बना के लानी है, ठीक है। और इसी का आपका वाइवा भी होगा, आपको बोला जाएगा कि आप जो है एज एन एडवोकेट आप प्रिपेयर होके मूट कोर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मूट कोर्ट और उसका वाइवा वोस हो गया। इसके बाद आपको बोला जाएगा इंटर्नशिप डायरी बनाने के लिए, ठीक है, डीपीसी के अंदर। और इसके बाद एक लास्ट रहेगा कोर्ट विजिटिंग रिपोर्ट, ठीक है। जैसे आपको बोला जाएगा आपको एक सिविल केस देखना है किसी भी कोर्ट में और एक क्रिमिनल केस देखना है किसी भी कोर्ट में, ठीक है, और उसका ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना है कि आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट डीपीसी। अभी हम बात करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता था, तो उसमें हमें क्या क्या देखना है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। देखिए शुरू करें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चारों सब्जेक्ट के बारे में समझ में आया आपको। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपको पता होगा हमारे देश में 2 टाइप के कानून हैं, एक है सब्सटेंटिव कानून, एक होता है प्रोसीजरल, ठीक है, मतलब सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जो आपके राइट्स को, ड्यूटीज़ को, लाइबिलिटी को डिफाइन करे, ठीक है, वो सब्सटेंटिव लॉ होता है। और जो उसके लिए कोई मैकेनिज्म आपको दे, ठीक है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपका राइट कैसे मिलेगा आपको, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए ना। तो प्रोसीजरल लॉ इसी के बारे में बात करता है, ये आपको एक मैकेनिज्म देता है, ये आपको एक रूल बताता है, ये आपको एक स्टेप्स देता है कि आपको इस तरीके से आपके राइट को कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करना है, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर हमारे भारत में भारतीय न्याय संहिता है, प्रोसीजरल लॉ में हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेमेस्टर है इसमें एक सब्जेक्ट के तौर पे हमें ये दिया गया है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल लॉ का एक पार्ट है। क्रिमिनल लॉ कहाँ से शुरू होता है? क्रिमिनल लॉ शुरू होता है क्राइम से, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, अब यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। क्रिमिनल लॉ कैसे इन्फोर्स होगा? क्राइम से होगा, ठीक है, कोई क्राइम होगा तभी तो क्रिमिनल लॉ लाइमलाइट में आएगा ना। तो जब तक कोई अपराध ही ना हो तब तक कानून कैसे लागू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अपराध होता क्या है, और अपराध का मतलब क्राइम या ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट
या कोई भी ऐसा ओमिशन जो किसी लॉ के अंदर पनिशेबल है तो हम उसको ऑफेंस बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने किया। ठीक है। आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए, आपने दिया। ठीक है। आपको किसी को थप्पड़ नहीं मारना था, आपने मार दिया। ठीक है। आपको किसी को धक्का नहीं देना था, आपने दे दिया। ऐसा कोई एक्ट जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया है, तो वो एक्ट के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा है ओमिशन। ओमिशन का मतलब जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे ओमिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे मान के चलिए मैं स्विमिंग पूल का गार्ड हूँ। ठीक है। मुझे ये ड्यूटी दिया गया है कि भाई स्विमिंग पूल में जो भी आएंगे बच्चे वगैरह, तो आप उनका ध्यान रखना कि कोई डूबे ना। ठीक है। वो स्विम करते समय कभी कभी होता है कि बच्चे डूब जाते हैं, तो मैं उसको बचाने के बजाय मैं अपने मोबाइल में बिजी हूँ और एक बच्चा डूब के मर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा एक्ट हुआ है वो ओमिशन है। ठीक है। मुझे वो काम करना चाहिए था, मुझे उस बच्चे को बचाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बचाया। तो यही डिफरेंस होता है एक्ट और ओमिशन में। तो दोनों ही पनिशेबल है, एक्ट भी और ओमिशन भी। अगर वो पनिशेबल है किसी लॉ में तो वो ऑफेंस है, ये याद रखिएगा। ऑफेंस हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर 6 टाइप के बताए गए हैं। ठीक है। 6 टाइप के ये ऑफेंस होते हैं। सबसे पहला ऑफेंस होता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, तीसरा होता है बेलेबल, चौथा होता है नॉन बेलेबल, पांचवा होता है कंपाउंडेबल और छठा होता है नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसा कोई अपराध जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। ठीक है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो कोई ऐसा अपराध जो हीनियस नेचर का हो तो हम उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोल सकते हैं, जैसे मर्डर, रेप, एसिड अटैक। बड़े बड़े अपराध जो होते हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं। ठीक है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या, कि ऐसा कोई अपराध जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। ये लैंग्वेज है बेयर एक्ट का। ठीक है। हम इसको लेमैन में क्या समझेंगे, तो नॉन कॉग्निजेबल का मतलब कोई ऐसा अपराध जो लेस हीनियस हो। ठीक है। हीनियस था तो कॉग्निजेबल हो गया, अब लेस हीनियस होगा तो नॉन कॉग्निजेबल होगा। ठीक है। जैसे किसी को डिफेम कर दिया, ठीक है, या कि कोई बैठ रहा था उसका कुर्सी खींच लिया, छोटे मोटे अपराध। तीसरा आता है आपका बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ऐसा कोई अपराध जिसमें बेल लेना आपका राइट है, उसको हम बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे छोटा मोटा किसी को चमाट मार दिए, किसी का पर्स चुरा लिए या कुछ ऐसा। ठीक है। छोटे मोटे अपराध, तो उसको हम बेलेबल बोलते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल का मतलब ऐसा कोई अपराध जिसमें बेल लेना आपका राइट नहीं है, वो डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट है, मतलब हीनियस अपराध होगा वो। ठीक है। तभी तो बेल आपको नहीं मिल रहा है ना। तो जैसे रेप, मर्डर, एसिड अटैक, इसमें आपको बेल मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, ये डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट को लगेगा तो बेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो वो नॉन बेलेबल है। पांचवा है आपका कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब होता है जिसमें आप विक्टिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं और केस खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपाउंडेबल का मतलब कैन बी सेटल्ड। छोटे मोटे अपराध, मैंने किसी का पर्स मार लिया, अब उसको पर्स दे दूं तो वो सेटल कर लेगा, खत्म हो गया, फिर मेरे ऊपर थेफ्ट का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है। तो कोई माइनर ऑफेंस जिसमें आप विक्टिम के साथ, जिसके साथ आपने गलत किया है, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके केस खत्म कर सकते हो, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है। एक होता है नॉन कंपाउंडेबल, ये हमारा 6th ऑफेंस है। ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है जहां पे आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विक्टिम चाहे भी कि मुझे करना है तो नहीं किया जा सकता है, ऐसे में तो हर कोई कर लेगा। ठीक है। मान के चलिए किसी ने कोई रेप कमिट किया, अब विक्टिम चाह रही कि मुझे 50 लाख दे रहा है तो अब मैं क्यों केस करूं। ठीक है। मैं केस वापस लेना चाहती हूँ सेटलमेंट करके, कोर्ट करने देगा क्या? नहीं करने देगा। ऐसे में तो हर बड़े बड़े आदमी जो हैं वो पैसा फेंक के रेप विक्टिम को खरीद लेगा और केस खत्म कर लेगा, तो फिर अपराध और पनिशमेंट का मतलब क्या रह जाएगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए तो कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे आप सेटलमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो जैसे मर्डर, रेप, हीनियस ऑफेंस में। तो ये 6 टाइप के आपके अपराध हो गए। पनिशमेंट भी हमारे भारत में 6 टाइप के हैं। ठीक है।
ये ऑफेंस हो गया। अब ऑफेंस के पनिशमेंट भी 6 टाइप के हैं हम ये, हालांकि ये पनिशमेंट का जो चैप्टर है वो बीएनएस में है, बीएनएसएस में नहीं है, लेकिन आपको पूरा प्रोसीजर समझाना है तो आपको पनिशमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छे से समझोगे, ठीक है, इसीलिए इसको समझा रहा हूँ। तो पनिशमेंट 6 टाइप का है। सबसे पहला आता है आपका डेथ पेनल्टी, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है। आपको केस याद होगा बच्चन सिंह का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डॉक्ट्रिन दिया, जिसमें कोर्ट ने माना कि अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तब हम उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानेंगे और तभी हम डेथ पेनल्टी देंगे, अन्यथा हर केस में हम डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहला है आपका डेथ पेनल्टी, हीनियस केसेस में दिए जाते हैं। दूसरा है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आजीवन कारावास बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल भेजना। अब जेल में 2 तरीके से भेजा जाता है, एक होता है सिंपल कि आप जाओ खाओ पियो मजे करो, और दूसरा होता है रिगरस, मतलब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिठा के खिलाएंगे, आपसे वहाँ पे काम करवाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिगोरस, ठीक है, मतलब सश्रम कारावास बोला जाता है। तो पहला डेथ पेनल्टी, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट जिसके अंदर सिंपल और रिगरस आता है। फोर्थ है आपका पनिशमेंट, ठीक है, फाइन। फाइन का मतलब मॉनेटरी पेनल्टी जो आपके ऊपर लगाया जाता है, 10,000 भरो, 20,000 भरो, 15,000 भरो, ठीक है, ये फाइन बोला जाता है। फिर आता है आपका पांचवा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप फाइन नहीं भरते हैं या आप किसी का पैसा लिए हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा अपराध हो जिसमें आपके प्रॉपर्टी को सीज करना है, कोर्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपका जो है वो सीज कर लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अगर आप नहीं आए तो उसको बेच भी दिया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है कम्युनिटी सर्विस। हमारे भारत में जब बीएनएसएस लागू नहीं था तो उससे पहले 5 ही ऑफेंस था, पनिशमेंट था, ठीक है। बीएनएसएस में एक पनिशमेंट को जो है बढ़ाया गया, जिसको हम कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं। इसमें हम किसी अपराधी को जो पहली बार अपराध किया हो, छोटा मोटा अपराध किया हो, तो हम उसको जेल नहीं भेजते हैं, ठीक है। उनको जो है हम समाज सेवा के लिए कुछ काम दे देते हैं, जैसे 1 महीना के लिए आप जो है ट्रैफिक हवलदार का काम करो, 1000 पेड़ लगाओ, ठीक है, 100 वृद्धाश्रम में खाना खिलाओ, ऐसा कुछ, ठीक है, ताकि वो समाज सेवा भी हो जाए और उसका करियर भी बच जाए, ठीक है। तो ये 6 टाइप के आपके पनिशमेंट हो गए। तो हमने देखा 6 टाइप के ऑफेंस, हमने देखा 6 टाइप के पनिशमेंट। अब 6 टाइप के कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला आपका होता है हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा याद रखना क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इसके अंदर कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो शुरू होता है क्रिमिनल कोर्ट में, सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, ठीक है, दूसरा आता है कोर्ट ऑफ सेशन, तीसरा आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चौथा आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पांचवा आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और छठा आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 6 टाइप के पनिशमेंट देखे, 6 टाइप के ऑफेंस देखे। अब हम 6 टाइप के कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास कोई भी सजा देने का अधिकार होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में भी पूछा गया है कई बार, ठीक है, कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है पनिशमेंट देने का। तो हाई कोर्ट के पास कोई भी पनिशमेंट देने का अधिकार है। अभी हमने देखा ना पनिशमेंट कितने टाइप का था, 6 टाइप का था ना, वो 6 टाइप का पनिशमेंट जो है देने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है। दूसरा आता है दूसरे नंबर पर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी वो 6 जो पनिशमेंट अभी हमने देखे वो 6 देने का अधिकार है, लेकिन डेथ पेनल्टी देने के टाइम पर वो हाई कोर्ट से एक बार कंफर्मेशन लेंगे। हमेशा याद रखना, सेशन कोर्ट के पास हाई कोर्ट के जितना ही पावर है, लेकिन डेथ पेनल्टी के केस में सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेगा, ठीक है। ये 2 टाइप के हो गए। तीसरा था आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक का जेल का सजा सुनाने का अधिकार है और फाइन अनलिमिटेड लगा सकते हैं, उनके ऊपर फाइन लगाने का कोई बंदिश नहीं है। फिर आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, इनके पास 3 साल तक का जेल देने का अधिकार है और 50,000 तक का जुर्माना लगाने का राइट है। फिर आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास,
ठीक है, इनके पास 1 साल तक का जेल भेजने का अधिकार है और 10,000 तक का जुर्माना लगाने का राइट है। और लास्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 6th रैंक पर। ये जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, तो जुडिशियल नहीं है इसलिए इनके पास सजा देने का राइट नहीं है, याद रखना। एग्जीक्यूटिव है तो इनके पास ट्रायल करने का राइट नहीं है, एविडेंस लेने का राइट नहीं है, ये सारी चीज़ें ये नहीं लेंगे। इनके पास क्या राइट है? इनके पास राइट है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ठीक है, कोई ऐसे एंटी सोशल लोग हैं तो उसको जो है बंद करके रखे कहीं पे। ठीक है, या 144 धारा आपको पता होगा वो लगा दे, कर्फ्यू जैसा माहौल बना दे, ऐसा कर सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो ये 6 टाइप के कोर्ट होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा? कोई क्राइम होगा। क्राइम कोई भी हो सकता है, अभी हमने देखा 6 टाइप के क्राइम होते हैं ना, ऑफेंस। ठीक है, कोई भी ऑफेंस हो सकता है। तो हम हमेशा याद रखना एफआईआर जो होता है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब क्या? जो हीनियस नेचर का हो और जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, ये याद रखना। तो मान के चलते हैं एक मर्डर हुआ। ठीक है, अब मर्डर हुआ तो मर्डर होते किसी ने तो देखा होगा। अब जो देखेगा वो चाहेगा कि पुलिस वाले को जाके कंप्लेन करूं। ठीक है, तो मान के चलिए वो पुलिस वाले के पास आया पुलिस स्टेशन में। अब उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मलाड में, स्टेशन के पास मैंने देखा कि एक बंदे को चाकू से मार दिया। ठीक है, अब पुलिस वहां पे उसके बयान के आधार पर क्या दर्ज करेगी? एफआईआर दर्ज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अपराध के नेचर से ही समझ में आ रहा है ना कि यह हीनियस है। अब उसने बोला कि सर मर्डर हुआ है, तो मर्डर क्या छोटा मोटा अपराध है? मर्डर बड़ा अपराध है। बड़ा मतलब हीनियस, हीनियस का मतलब कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया। अभी यहाँ पे जो पुलिस को सूचना मिली है, ठीक है, किसके द्वारा मिली है? वहां पे किसी ने देखा होगा, आई विटनेस था वो। ठीक है, तो जो भी पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। हमेशा याद रखना, इन्फॉर्मेंट वो होगा जो पुलिस को सूचना देगा। कई बार क्या होता है, पुलिस जब कहीं गाड़ी से निकलती है ना अपने वैन से, ठीक है, तो उनके सामने भी कई बार अपराध होता है। ठीक है, उस केस में कौन आएगा एफआईआर लिखाने? तो पुलिस के सामने हुआ है तो पुलिस खुद ही एफआईआर लिखेगा। तो उस केस में इन्फॉर्मेंट कौन होगा? पुलिस खुद होगा। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम जब एफआईआर के बारे में पढ़ते हैं तो एफआईआर के बारे में सेक्शन 173 में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी ओरल या रिटन में अगर आप पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देते हैं, ठीक है, तो पुलिस उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के अंदर 5 टाइप के बताए गए हैं। एक होता है आपका रेगुलर एफआईआर। ठीक है, आपने अपराध देखा, सूचना दिया, एफआईआर दर्ज हो गया, रेगुलर एफआईआर। दूसरा होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब कि आपके साथ, आप रहते हो मलाड में, आपके साथ अपराध होता है चर्च गेट में। पहले क्या होता था, चर्च गेट वाला पुलिस स्टेशन क्या बोलता था आपको कि यार आप कहाँ रहते हो? मलाड। तो मलाड में जुरिस्डिक्शन है, उधर जाओ, इधर नहीं होगा आपका। ठीक है, ऐसा बोल के जो विक्टिम थी उनको भेज दिया जाता था। अब वो कब आएगी घर, कब एफआईआर लिखाएगी, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो अभी जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है उसको बीएनएसएस में डाल दिया गया 173 के सब क्लॉज 2 या 3 में। ठीक है, उसमें बता दिया गया कि अगर कोई भी इंसान कहीं भी उसके साथ कोई अपराध होता है तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, अब ये बर्डन पुलिस स्टेशन के ऊपर है कि वो उसके रिलेटेड थाने में उसको ट्रांसफर करे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वो होता है जीरो एफआईआर, मतलब आप कहीं भी फाइल कर सकते हो। तीसरा है आपका क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर का मतलब क्या होता है? मैंने कैरोलिन मैडम के ऊपर एफआईआर किया, कैरोलिन मैडम ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस। बोथ द पार्टीज फाइल एफआईआर अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, फिर आता है आपका मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर का मतलब किसी एक इंसिडेंट के आधार पर आपके ऊपर
हर स्टेट में या बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी समय रैना के केस में आपने देखा होगा, इससे पहले आपने नुपुर शर्मा के केस में देखा होगा, इससे पहले आपने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक ही इंसिडेंट के लिए बहुत सारे जगह पे एफआईआर हो जाता है, उसको हम मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ईएफआईआर। ईएफआईआर का मतलब है कि आपके साथ कोई अपराध हुआ तो आप ऑनलाइन जा कर के पुलिस के वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसमें एक क्या बोलते हैं, मतलब प्रोविजो ऐड किया गया है कि अगर आप ईएफआईआर दर्ज करते हैं तो आपको 3 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन में जाके उस पर सिग्नेचर करना होगा, तभी वो वैलिड होगा, ठीक है। आप ईएफआईआर कर सकते हैं ऑनलाइन, आप आज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उस पर एक्शन पुलिस 3 दिन बाद ही लेगी, जब आप वहाँ पे जा करके साइन करोगे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये 5 टाइप के एफआईआर होते हैं। एफआईआर होने के बाद क्या होता है? एफआईआर होने के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में करते हैं हम क्राइम सीन का मुआयना, जहाँ पे अपराध हुआ था। तो हमारे केस में मर्डर हुआ था तो पुलिस कहाँ पे जाएगी? क्राइम सीन पे, जहाँ पे मर्डर हुआ था। तो उसको, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या? ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट, एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट एन इवेंट और क्राइम। किसी क्राइम के बारे में जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फैक्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं, इस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन भी आपके 6-7 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सब बारीकी से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इनिशियल इंक्वायरी, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी आपने देखा होगा, कौन सा केस था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 7 साल से नीचे का कोई अपराध है तो पुलिस डायरेक्ट अक्यूज को अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पुलिस एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई सही में ऐसा हुआ भी है क्या, सही में उसकी वाइफ को उसने मारा था, या वाइफ ने कंप्लेन किया और उसके पूरे परिवार को उठा लाया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पहले ऐसा ही होता था, जब अरनेश कुमार का केस आया उससे पहले ऐसा ही होता था कि 498A का जो केस है उसमें 7 साल का पनिशमेंट है, ठीक है। और जैसे ही एफआईआर होता था पुलिस उसके पूरे फैमिली को उठा के ले आते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, मतलब अननेसेसरी हरासमेंट होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में बहुत सारे गाइडलाइन बनाए। उसी में उन्होंने कहा कि 7 साल से नीचे का जो भी अपराध होगा पुलिस उसमें डायरेक्ट अक्यूज को अरेस्ट नहीं करेगा। हाँ, वो पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, जिसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, कि भाई आप ये देखो कि सही में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आप सीधा अरेस्ट करके ले आओगे तो ये तो गलत बात है ना। तो जब हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि इस मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं, तो हम उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। दूसरा आता है फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ठीक है, और उसमें पता चले कि यार इसमें कुछ मिला नहीं, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन में जो पर्पस था इस इन्वेस्टिगेशन का वो फुलफिल नहीं हुआ, तो कोर्ट कई बार ऑर्डर देता है कि आप वापस से उसका इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। फ्रेश, री नहीं, री का मतलब है, एक होता है री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जहां पे आपने छोड़ा था ना वहीं से कंटिन्यू करो, नहीं। फ्रेश का मतलब है कि आपने जो किया वो खत्म करो, वो साइड करो, उससे अपने को मतलब नहीं है। आप एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, मतलब शुरू से वापस से एक बार इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है, तो उसको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। फिर आता है री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था ना वो कहीं ना कहीं मतलब इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है, या उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, तो कोर्ट कई बार बोलता है कि आपने ये चीज़ छोड़ दिया, इसमें आप वापस से उसको जो है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करिए, उसको री इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, ठीक है, पुलिस कोर्ट को लगता है कि थोड़ा सा एविडेंस जो है छूट गया है, ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है, कोर्ट को लग रहा है, तो कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस से बोल सकता है कि आप एक बार और जो है साइड से थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन इस पे करिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर आता है आपका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक ही अपराध में सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है,
एक ही अपराध में पुलिस भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक एजेंसी एक ही मैटर पर साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं तो उसको पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोई ऐसा मैटर है, सीरियस है या सेंसिटिव मैटर है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि स्पेशल एजेंसी आता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसे एनआईए का आपने देखा होगा, सीबीआई का देखा होगा, सीआईडी का देखा होगा, एसआईटी का देखा होगा। ये सब स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल एजेंसी है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और फिर आता है आपका लास्ट जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब जहाँ पे कोर्ट अपने सामने सब इन्वेस्टिगेशन को कराता है, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, और उनके ऑर्डर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो हम उसको जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस वगैरह सब कलेक्ट करके पुलिस जो है अपना एक रिपोर्ट बनाएगी जिसको हम बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को ही चार्जशीट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चार्जशीट का मतलब क्या? पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पाया है अभी तक, उसको जब एक डायरी में लिखा जाता है तो उसको हम फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। और उसी को जो है बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में जमा करती है, जिसको चार्जशीट कहा जाता है, ठीक है। चार्जशीट भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्जशीट एक होता है ओरिजिनल चार्जशीट, कि भाई जिस अपराध के लिए आपने जो है चार्जशीट बनाया वो उसका ओरिजिनल हो गया, ठीक है। जैसे मर्डर का अपराध था, उन्होंने मर्डर का जो है इंक्वायरी कंडक्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, पूरा रिपोर्ट बनाया। अब ये जो फाइनल रिपोर्ट है वो ओरिजिनल है, ठीक है, उसको ओरिजिनल चार्जशीट बोलते हैं। फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब क्या कि एक बार चार्जशीट फाइल किया था पुलिस ने, ठीक है, लेकिन उनको लगा कि यार कुछ और चीज़ें थी जो हमें उस रिपोर्ट में जो है अपने चार्जशीट में डालना था, लेकिन वो नहीं डाल पाए, ठीक है। तो अब चार्जशीट वो कोर्ट से तो लाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो एक अलग से, ठीक है, चार्जशीट बनाएगा 2-4 पेज का और उसको कोर्ट में फिर से ऐड कर देगा जाके, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आपका इंटरिम चार्जशीट। इंटरिम चार्जशीट का मतलब क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उनको जो है कोर्ट में ये बताना है कि ये अपराध बहुत संगीन है, इसीलिए हमें अक्यूज की कस्टडी ज़्यादा दिन तक चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक इंटरिम चार्जशीट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है, ताकि कोर्ट को ये लगे कि सही में ये अपराध हीनियस है, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं हम इंटरिम चार्जशीट। फिर होता है आपका एक फाइनल चार्जशीट, कि आपका सब कुछ हो गया कंप्लीट, तो आप कोर्ट में फाइनल दे रहे हो तो फाइनल चार्जशीट। फिर एक आता है आपका कंपोजिट चार्जशीट। कंपोजिट चार्जशीट का मतलब एक ही चार्जशीट में बहुत सारे अपराध के बारे में जिक्र किया गया है और बहुत सारे अपराधियों के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट चार्जशीट। फिर ठीक है, फिर एक आता है आपका डिफ़ॉल्ट चार्जशीट। डिफ़ॉल्ट चार्जशीट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, अपराध को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब ईयर ऑफ पनिशमेंट के नाम पर। एक को बांटा गया है 10 साल से नीचे में, एक को बांटा गया है 10 साल से ऊपर में, हमेशा याद रखना। तो 10 साल से नीचे का जो भी पनिशमेंट होगा जिस भी अपराध में, उसमें पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करने के लिए, ठीक है, 60 दिन। कितने वाले पनिशमेंट में? 10 साल से नीचे। 10 साल से ऊपर का जो भी पनिशमेंट वाला अपराध है उसमें पुलिस को 90 दिन मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब मान के चलिए पुलिस ने 60 दिन में फाइल नहीं किया, पुलिस को लगता है कि यार ये तो 60 दिन में मेरे पास अभी समय भी नहीं बचा और 60 दिन में जमा भी करना है, ठीक है, और आज 60 दिन है, आज हुआ भी नहीं, तो क्या करेगा वो? 60 दिन पूरा हो गया, आज ही जमा भी करना है, अभी 1 बजा है, जाके कोर्ट में सबमिट कर देगा, ठीक है, कि भाई ये लो, अब जो भी कम रहेगा ना, कम ज़्यादा, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर जमा कर देगा बाद में, समझ रहे हो। तो आधा अधूरा जब हम चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, सिर्फ इसलिए कि मेरा 60 दिन मिला था वो कवर हो जाएगा और कोर्ट भी गुस्सा नहीं करेगा, तो इसीलिए वो चार्जशीट जमा हो गया, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट चार्जशीट। पुलिस ऐसा क्यों करता है तो आपको बताऊं। देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा बेल के बारे में, तो बेल भी समझ लो लगे हाथ। बेल होता है आपका 4 टाइप का। यहाँ पे अगर पुलिस 60 दिन से पहले
चार्जशीट जमा नहीं करेगा ना, तो 61वें दिन जो अक्यूज्ड है अगर वो जेल में है तो उसको बेल मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। ठीक है। पुलिस को 10 साल से नीचे के पनिशमेंट में 60 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिपोर्ट बना के, चार्जशीट बना के कोर्ट में जमा करने के लिए। 10 साल से ऊपर के पनिशमेंट में पुलिस को 90 दिन मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। अगर 60 दिन में फाइल नहीं किया या 10 साल से ऊपर वाले मामले में 90 दिन में नहीं फाइल किया तो जो भी अक्यूज्ड होगा उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, लेकिन वो जेल में होगा तो, ये याद रखना। ठीक है। तो अब मान के चलिए अगर पुलिस ने 60 दिन में जमा नहीं किया, अक्यूज को बेल मिल जाएगा। तो पुलिस अक्यूज को बेल ना मिले इसीलिए 60 दिन में ही आधा अधूरा चार्जशीट फाइल कर देता है। यही होता है डिफॉल्ट चार्जशीट, कि आपने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अक्यूज को बेल न मिले इसीलिए आपने आधा अधूरा चार्जशीट फाइल कर दिया। यही होता है डिफॉल्ट चार्जशीट। ठीक है। और एक होता है नील चार्जशीट। नील चार्जशीट का मतलब क्लोजर रिपोर्ट, कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन हमें इस मामले में कुछ मिला नहीं। ठीक है। तो हमने एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा कर दिया कि भाई ये केस यहीं से बंद कीजिए, तो उसको बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट या नील चार्जशीट। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हो। अभी हम लोगों ने एफआईआर देखा, एफआईआर के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन देखा, फिर हमने चार्जशीट देखा, टाइप्स ऑफ चार्जशीट देखा। अब होगा शुरू ट्रायल। ठीक है। तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल एक प्रोसेस होता है जिसमें कोर्ट में जो जज होते हैं वो सभी एविडेंस को विटनेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है। दोनों पार्टी का सुनते हैं और इसके बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये बंदा सही में अपराधी है या निर्दोष है। इस प्रोसेस को हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रायल भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ट्रायल कितने टाइप का है? ट्रायल 6 टाइप का होता है। ठीक है। मेजरली 4-5 टाइप के ही होते हैं, लेकिन 6 टाइप के पता हो तो अच्छी बात है। पहला होता है समन ट्रायल। समन ट्रायल का मतलब होता है ऐसा कोई ट्रायल जिसमें 2 साल से कम का जो पनिशमेंट होता है ना, उसका जब ट्रायल होता है तो समन ट्रायल बोलते हैं। तो 2 साल से नीचे जो भी पनिशेबल ऑफेंस हैं उसके लिए जो ट्रायल कंडक्ट होगा वो समन ट्रायल होगा। ठीक है। ये कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। दूसरा आता है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल का मतलब 2 साल से ऊपर का जो भी पनिशमेंट होगा उसके लिए वारंट ट्रायल किया जा सकता है। ये भी कौन कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। हमने देखा था ना 7 साल तक का तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर ही लेता है, समझ रहे हो? ठीक है। फिर आता है आपका सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल का मतलब ऐसा कोई अपराध जो सीरियस नेचर का हो। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 7 साल से ऊपर का जो अपराध होता है वो सीरियस नेचर का होता है। ठीक है। तो उसमें जो ट्रायल करने का राइट होता है वो सेशन कोर्ट के पास होता है। ठीक है। तो सेशन कोर्ट जब कोई ट्रायल करेगा तो वो सेशन ट्रायल कहलाएगा। ठीक है। तो समझ में आया? समन ट्रायल का मतलब 2 साल से नीचे वाला ट्रायल, वारंट ट्रायल का मतलब 2 साल से ऊपर वाला पनिशमेंट में ट्रायल, और सेशन ट्रायल का मतलब 7 साल से ऊपर या सीरियस ऑफेंस में जब सेशन कोर्ट ट्रायल करता है तो सेशन ट्रायल कहलाता है। फिर आता है आपका समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब बहुत छोटा, एकदम पेटी ऑफेंस। ठीक है। जैसे आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया, किसी के गाड़ी से आपने टच कर दिया, ऐसा कोई जो ट्रैफिक वायलेशन हो या कोई छोटा मोटा अपराध हो, तो उसमें कोर्ट क्या करता है? पूरा प्रोसीजर नहीं चलाता। आप कोर्ट में जाओ, अपना गिल्टी फील वो कर दो कि सर हाँ मैंने अपराध किए हैं, कोर्ट आपको वहीं पे 10,000 का जुर्माना, 5,000 का जुर्माना बता देगा और आपको छोड़ देगा। इसको बोलते हैं समरी ट्रायल। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता। अक्यूज्ड से पूछा जाएगा, वो गुनाह कबूल करता है, कोर्ट ऑन द स्पॉट उसको जो है बोलेगा 1 महीने का जेल या 10,000 का जुर्माना। अगर आपको जेल जाना है तो जेल जाओ, 10,000 का जुर्माना भरना है तो जुर्माना भर के वहीं पे केस आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। ना इसमें कोई एविडेंस, ना कोई मतलब प्रोसीजर, कुछ नहीं होता। फिर आता है आपका स्पेशल ट्रायल। तो स्पेशल केस के लिए स्पेशल ट्रायल होता है। जैसे अब पॉक्सो का केस है तो ये स्पेशल केस है, तो उसमें जो ट्रायल होगा वो स्पेशल ट्रायल होगा। जैसे आपका एनडीपीएस का केस है, मकोका का केस है, जो मतलब एक स्पेशल लॉ के द्वारा गवर्न होता है, तो उसमें जो ट्रायल कंडक्ट होते हैं वो स्पेशल ट्रायल होता है। ठीक है। फिर आता है आपका एक्स पार्टे ट्रायल। एक्स पार्टे ट्रायल का मतलब
जब आपको पता होगा कि किसी भी केस में दो पार्टी होता है, एक अक्यूज्ड एक विक्टिम, ठीक है। अब मान के चलिए विक्टिम ने केस किया लेकिन अक्यूज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए बीएनएसएस में ही सेक्शन 144 है, मेंटेनेंस का प्रोविजन, हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने डाइवोर्स के लिए मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन किया और सामने वाला आ ही नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा वो लड़की के फेवर में कि उसका पति 20,000 रुपया महीना इसको देगा। यहाँ पति नहीं आया है, ठीक है, पति से पूछा भी नहीं गया है, लेकिन क्योंकि पति ने कोर्ट के समन को ठुकरा दिया, क्योंकि पति ने कोर्ट के बार बार बुलाने को ठुकरा दिया, तो कोर्ट ऐसे केस में उसके अगेंस्ट जाके एक्स पार्टे दे देगा, ठीक है। एक्स पार्टे का मतलब एक तरफ का सुन के फैसला दे देना, ठीक है। तो इसको एक्स पार्टे ट्रायल बोला जाता है, ठीक है। अब ये ट्रायल जब हम पढ़ लिए तो ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में एग्जामिनेशन होता है, किसका? विटनेसेस का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का मतलब क्या? जो विटनेसेस आए हैं उससे हम एविडेंस लेंगे, उससे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे हम जवाब लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन करना, ठीक है। एग्जामिनेशन भी 3 टाइप का होता है, आपसे 13 मार्क्स में पूछा गया है। डिफाइन एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का मतलब क्या? ऐसा प्रोसेस जहां पे हम विटनेस को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उनसे सवाल जवाब पूछते हैं और हम उनसे अपने फेवर में गवाही लेने की कोशिश करते हैं, यही होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन 3 टाइप का होता है, एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तीसरा होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम का केस हमेशा याद रखना पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है, ठीक है, सरकारी वकील। अक्यूज्ड का जो केस होता है उसका अपना वकील होता है निजी, वो लड़ता है। तो अक्यूज्ड के वकील को डिफेंस काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, और विक्टिम के वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। जब कोई भी अपराध रेप या मर्डर या कोई भी हीनियस ऑफेंस का होता है तो उसमें जो ट्रायल शुरू होता है ना, तो सबसे पहले आपको पता होगा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर लाई होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फंसाया है ना। मान के चलिए कि कोई रेप हुआ या मर्डर हुआ, ठीक है, तो आपने उसके खिलाफ केस किया है, उसने तो आपके खिलाफ नहीं किया है। तो इसीलिए जनरल रूल ये बोलता है कि कोई भी अपराध होगा तो उसमें ये साबित करने की जिम्मेदारी कि वो अपराध हुआ है, ये किसके ऊपर रहेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होगा, विक्टिम के ऊपर होगा, ठीक है। तो क्योंकि उनके ऊपर बर्डन है तो ट्रायल जब शुरू होता है ना, तो सबसे पहले चांस भी उन्हीं को दिया जाता है कि आप अपनी बात रखो और ये इस्टेब्लिश करो कि सही में वो बंदा अपराधी है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले सबसे किसको बुलाएगा? विक्टिम को बुलाएगा और विक्टिम से अपनी बात रखेगा, पूछेगा, ठीक है, कि आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ। तो ये जो वार्तालाप हो रहा है ना, इसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने ही गवाह से गवाही ले रहा है और यही जब दूसरे अपोजिट साइड का वकील उससे गवाही लेगा तो उसको क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो जब अपना ही वकील अपने ही विटनेस से गवाही लेगा, चीफ एग्जामिनेशन। जब दूसरा वकील दूसरे गवाही से गवाही लेगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर रेप का चार्जेस है, ठीक है, और रानी नाम की लड़की है, उसके ऊपर ये कहा गया है कि इसके साथ रेप हुआ है। अब रानी का जो वकील है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कोर्ट में आया, रानी से सवाल पूछा कि आपके साथ रेप हुआ था, कब हुआ था, वगैरह वगैरह, पूरा एस्टैब्लिश करने के लिए पूछा जाना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने मान के चलिए पूछ लिया। तो ये जो रानी से पूछा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ये होता है चीफ, ठीक है। अब मैं डिफेंस काउंसिल हूं तो मैं उस लड़की से, विक्टिम से पूछूंगा, क्रॉस करूंगा, इसको बोलते हैं क्रॉस। कि आपके साथ रेप हुआ था, आप उस दिन तो मैडम छुट्टी पर थी, तो छुट्टी पर थी तो ऑफिस के पास कैसे पहुंच गई? और रेप आपके पास, आपके साथ आपने बोला कि ऑफिस के पास हुआ है, तो छुट्टी के दिन ऑफिस कौन जाता है मैडम? मतलब
क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि वो भी वकील है, उसने अपने डिफेंस के जो भी अक्यूज्ड है उससे पैसा लिया है कि भाई मैं तुमको बचाऊंगा, तो उसको जो है सारे गवाह का क्रॉस करके उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी ना, तभी तो अक्यूज्ड बचेगा ना। अगर नहीं खत्म होगा तो फिर तो अक्यूज जाएगा जेल, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो जो अपोजिट लॉयर होते हैं वो हमेशा क्रॉस करते हैं, जो आपके खुद के वकील हैं और खुद का गवाह है तो वो चीफ होता है, और एक होता है री एग्जामिनेशन, मतलब चीफ हो गया, क्रॉस हो गया, कोई ऐसा विटनेस था या कोई ऐसा गवाह था जिससे कुछ बुलवाना था, ठीक है, और वो नहीं बोल पाया, या उसके पास कुछ और एविडेंसेस हैं जो कोर्ट को देना है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट से परमिशन लेके उस पर्टिकुलर विटनेस को बुला सकते हो और उसका वापिस से वो एग्जामिनेशन कर सकते हो। इसी को बोला जाता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चीफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या कि जिसने विटनेस को बुलाया है वही अपने विटनेस का गवाही लेगा, चीफ, ठीक है। क्रॉस का मतलब अपोजिट पार्टी हमेशा क्रॉस करता है, याद रखना, ठीक है। और री एग्जामिनेशन का मतलब जिसको हमने पहले से ही एग्जामिन कर लिया है उसको वापस से एग्जामिन करना, तो ये होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद अब मान के चलिए ये सब हो गया, अब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को करना पड़ेगा यहाँ पे बेल का प्रोविज़न, ठीक है। हालांकि बेल पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन जो मामला था बहुत लंबा था, ठीक है, बहुत हीनियस था, तो हम बेल का प्रोविज़न बाद में रख दिए हैं। तो बेल यहाँ पे, बेल जब कोई भी अक्यूज्ड किसी आरोप में बंद होता है ना, तो उसको बेल लेने का राइट रहता है, आपको पता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है, नेचर ऑफ ऑफेंस के आधार पर आपको बेल मिलता है। कई मामलों में डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कई मामले में मैटर ऑफ राइट होता है, ठीक है। तो बेल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर बेल, जब कोई अपराधी जेल जाता है, वकील एप्लीकेशन लगाता है बेल का, वो रेगुलर बेल होता है। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, आपके ऊपर एफआईआर हुआ, आपको पता है कि ये एफआईआर झूठा है, आपको फंसाने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो उसमें आप पहले ही कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हो कि सर मुझे ऐसे ऐसे मेरे नाम पर एफआईआर हुआ है, मुझे नहीं पता किसने किया है लेकिन मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो मुझे पहले ही बेल दे दिया जाए। तो आपके अरेस्ट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हो। फिर आता है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का अभी मैंने तुरंत पीछे बताया था, पुलिस 60 दिन और 90 दिनों में जब चार्जशीट फाइल नहीं करता तो अक्यूज्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बेल लेने का राइट होता है, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब है कि आपने बेल एप्लीकेशन लगाया है, रेगुलर बेल एप्लीकेशन, लेकिन वो कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुआ है, और आपके घर में किसी की डेथ हो गई या आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, कोई भी है, ठीक है, तो कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन है और आपके बेल एप्लीकेशन जो रेगुलर था वो पेंडिंग है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इंटरिम बेल का एप्लीकेशन करते हो कि मुझे 2 दिन के लिए अंतरिम जमानत चाहिए, बहुत अर्जेंट है, बेटी की शादी है वो देखना है, या पिताजी मर गए तो उसका अंतिम संस्कार करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एक और आता है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है दिल्ली में, ठीक है, और अपराध में पुलिस ने कॉल किया कि भाई तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ है, तुम कोई क्लास चलाते हो, उसमें किसी ने तुम्हारे को 799 के बदले 70,099 भेज दिया और तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरे अकाउंट में आया नहीं है, तो उसने तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया, ठीक है। अब वो एफआईआर दिल्ली में किए हैं, वो मुझे अरेस्ट करने आएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, मैं इनोसेंट हूँ ये मैं किसको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांजिट बेल का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके खिलाफ किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में एफआईआर हो, ठीक है, और आपको डर हो कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगा तो आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, तो आप जहां रहते हो उधर ही के कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाके ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो कि योर लॉर्डशिप मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुआ है, मुझे डर है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगा,
मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, तो मुझे आप ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, मैं वहां पे जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, मैं उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दूंगा, फिर वो कोर्ट जो भी बोलेंगे उस हिसाब से मेरा चलेगा। ठीक है, तो क्या कोर्ट आपको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे देगा, और इस बेल का वैलिडिटी कब तक रहेगा, जब तक आप उस कोर्ट को अप्रोच नहीं करते, दिल्ली वाले को। ठीक है, इन बिटवीन आपको पुलिस छू भी नहीं सकता, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, वो जो यातायात का होता है ना, आप इधर से उधर जाते हो, ट्रांजिट करते हो, तो उसके लिए ही वो पर्टिकुलरली बेल दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको एग्जामिनेशन के बारे में समझ आया होगा, ट्रायल के बारे में समझ में आया होगा, और बेल के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब अच्छे से समझना है, बारीकी से देखो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्यों आया था, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराने कानून थे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज के लिए सही नहीं था। ठीक है, आपको पता होगा जो अंग्रेज ने कानून बनाया था उसका नाम क्या था, इंडियन पीनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता। ठीक है, मतलब दंड के बारे में उसमें पूरा प्रावधान था। हमने जो कानून बनाया उसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, मतलब हमें न्याय पर जोर दिया है हमने। ठीक है, तो यही मेजर अंतर है पहले के कानून में और नए कानून में। तो पहले के कानून को थोड़ा सा मतलब मॉडर्न जमाने के हिसाब से बना के, ठीक है, पहले के बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो आज के लिए सही नहीं थे, उसको हटा दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो जरूरी थे, उसमें नहीं था, हमने ऐड कर दिया गया। हमने बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशन लगा दी। ठीक है, कि भाई अब आपको इतने दिनों में ये चीज़ करना है, इतने दिनों में ये चीज़ करना है, ये फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सारे जब हम BNSS को मॉड्यूल वाइज कवर करेंगे ना, तो उसमें इन डेप्थ है। अभी हम इन शॉर्ट समझ रहे हैं, इसीलिए मैं वो पूरा अंदर नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन बेसिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आया था, इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024 को, 2024 को। ठीक है, इसमें बेसिकली अपराध के होने से लेकर के जजमेंट तक के बारे में प्रावधान है। ठीक है, कि जब कोई अपराध होता है तो उसके बाद होगा क्या, मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है, या मेरा मर्डर हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको पीछे बताया कि कोई क्राइम होगा। ठीक है, क्राइम नेचर में कॉग्निजेबल होगा, मतलब हीनियस। ठीक है, कॉग्निजेबल होगा, इसकी सूचना पुलिस को मिलेगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके आधार पर पुलिस FIR दर्ज करेगी। अब FIR दर्ज करने के बाद, ठीक है, FIR दर्ज जो होता है वो 173 में होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो FIR दर्ज करने के बाद पुलिस के पास पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको पीछे मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले पुलिस क्या करेगा, अपना वैन उठाएगा, 2 पुलिस को बिठाएगा, कांस्टेबल को, और पहुंच जाएगा कहाँ पे, क्राइम सीन पर। ठीक है, क्राइम सीन पे पहुंच गया। क्राइम सीन के पास पहुंचने के बाद पुलिस क्या करेगा, वहां पे अगर मर्डर हुआ है तो पंचनामा वगैरह बनाएगा। ठीक है, जो भी गवाह हैं उसकी गवाही ली जाएगी, पूरा डायरी में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे अक्यूज्ड भी मिलता है तो अक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अक्यूज को वहां पे जो अरेस्ट किया जाएगा ना, क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर होता है ना कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और ये पावर उसको कहाँ से मिलता है, ये पावर उसको सेक्शन 35 में दिया गया है। ठीक है, BNSS के जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि अगर पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है और ये पाया जाता है कि अक्यूज वहीं पे है और उसको अरेस्ट करना है, तो पुलिस कर सकता है। ठीक है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में सेक्शन 35 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब मान के चलते हैं पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर कहाँ पे लेके आएगा, मजिस्ट्रेट के पास। अब ये जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लेके आएगा ना, उससे पहले पुलिस के पास 2-3 ड्यूटी होता है जिसको फुलफिल करना होता है। क्या, अक्यूज को आपने अरेस्ट किया, ठीक है, अरेस्ट जहां पे किया है वहां पे एक मेमो बनाइए। ठीक है, मेमो का मतलब अरेस्ट मेमो बोलते हैं, कि आपने जैसे मुझे अरेस्ट करेंगे वो, तो मुझे मलाड स्टेशन पे अरेस्ट कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं, 2 विटनेस का सिग्नेचर लगेगा, मेरा खुद का सिग्नेचर लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है,
मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होंगी अरेस्ट मेमो में, कि हमने उसको कहाँ से अरेस्ट किया, कितने बजे अरेस्ट किया, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, 2 विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए जिसके सामने आपने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसके घर पे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इसके बारे में सेक्शन 36 में बताया गया है कि अगर आप किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं तो उसके रिलेटिव को आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इन्फॉर्म करेंगे आप कि भाई आपके बच्चे को हमने यहाँ से अरेस्ट किया है, इस अपराध में अरेस्ट किया है, ठीक है। जब आप अक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं तो अक्यूज्ड को ये बताइए कि आपने किस आधार पर इसको अरेस्ट किया है, कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, किसने इसके ऊपर ये अपराध दर्ज कराया है, क्या अपराध बेलेबल है, वो बेल ले सकता है, क्या पुलिस खुद से भी उसको बेल दे सकती है, पुलिस जब अरेस्ट कर रही है उसके वर्दी पे नेम टैग लगा हुआ है क्या, प्रॉपर वर्दी है क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस के ड्यूटी के अंदर आता है और पुलिस को करना पड़ता है, ठीक है। अगर पुलिस ने अक्यूज्ड को ग्राउंड नहीं बताया कि भाई मैं तुमको क्यों अरेस्ट कर रहा हूं, तो अभी कल ही मैंने भेजा था, शायद कल या आज, कोर्ट ने बेल दे दिया अक्यूज को। क्यों? क्योंकि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया था, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किसी भी अक्यूज्ड को जानने का पूरा राइट है और ये ड्यूटी है पुलिस वाले की कि उसको बताए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मान के चलिए उसने पूरा प्रोसीजर कर लिया, ईमानदार पुलिस वाला था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है, एक पीसी का, एक जेसी का। पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी और जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। पुलिस कस्टडी में तब दिया जाता है जब कोई अपराध हुआ हो और वो संगीन हो और कोर्ट को लगे कि इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2-4 दिन तो और लगेगा क्योंकि इसमें 2-4 अपराधी और हो सकते हैं, ठीक है। या पुलिस ने क्लेम किया हो कोर्ट के सामने कि सर हमें 3-4 दिन और चाहिए इस अक्यूज्ड की कस्टडी क्योंकि इसमें 2-4 और अपराधी है जिसको अरेस्ट करना है, ठीक है। अगर इसको आपने जेसी दे दिया तो फिर मैं बाकी के अपराधी को नहीं पकड़ पाऊंगा, तो कोर्ट जो है पीसी दे देगा, पुलिस कस्टडी। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, ठीक है, तो इसमें पीसी की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 24 घंटा तो पुलिस ने रखा ही था ना, समझ रहे हो, तो इसको जेसी पे भेज देते हैं, तो भेज दिया जाएगा जेसी पे। हमेशा याद रखना जेसी में जब अक्यूज जाता है तो बेल का राइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बेल एप्लीकेशन लगाने का, बेल का नहीं, बेल एप्लीकेशन लगाने का। तो जेसी मिलेगा तो आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हो। पीसी में रहेगा तो बेल एप्लीकेशन जनरली इंटरटेन कोर्ट नहीं करता, ठीक है। लगा उसमें भी सकते हैं, बहुत सारे वकील को लगता है कि यार पुलिस कस्टडी में बेल एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। बीएनएसएस में कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि आप बेल एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर समय में नहीं लगा सकते, ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है, तो आप लगा ही सकते हैं ना। जब नहीं लगाने का कहीं प्रोविजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं तो आप कभी भी लगा सकते हैं। तो पीसी में भी लगा सकते हैं, पुलिस कस्टडी में भी, लेकिन जनरली कोर्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज होता है और कोर्ट को लगता है कि अभी ही हम इसको अगर बेल दे देंगे तो पुलिस क्या करेगा। फिर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको 2-3 दिन चाहिए और उसको अगर वो भी ना दें तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे, समझ रहे हो। तो इसीलिए नहीं दिया जाता, तो जनरली नहीं लगाते हैं लोग, लेकिन ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, आप हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए पीसी मिल गया, ठीक है। पीसी मिलने के बाद फिर से आया, पुलिस ने, जज ने 2 दिन का दे दिया पीसी कि ठीक है भाई 2 दिन तुम रखो, ठीक है, हो गया। 2 दिन के बाद फिर से आया कोर्ट में, कोर्ट को बोला कि सर 2 दिन और चाहिए। कोर्ट बोलेगा कि यार 2 दिन तो दिया था तुमको, क्यों नहीं हो पाया तुमसे इन्वेस्टिगेशन। बोलेगा सर 2 और अक्यूज है, उसको भी अरेस्ट करना है, अभी हमने 2 को अरेस्ट किया है, ठीक है। जो डिफेंस का वकील होता है वो हमेशा विरोध करता है पीसी का। रीजन क्या है कि पीसी में, पुलिस कस्टडी में ये डर होता है कि अक्यूज को मार भी सकता है पुलिस, ठीक है। कुछ उगलवाने के लिए पुलिस इतना थोड़ी मतलब वो इनोसेंट रहते हैं कि वो अक्यूज को बहुत प्यार से रखेंगे, कई बार तो बहुत मारते हैं, ठीक है। तो ये डर बना रहता है कि पीसी में रहेगा तो उसको मारने का भी खतरा रहेगा, अब पीसी में रहेगा तो बेल भी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है डिफेंस लॉयर कि उसको जेसी मिले, ठीक है। अब क्योंकि इस केस में 2 दिन पुलिस को दे दिया था, अब जो है यहाँ पे कोर्ट जेसी देगा, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है।
अब जुडिशियल कस्टडी देने के बाद जो है अक्यूज को राइट हो जाता है बेल लगाने का, तो वो बेल एप्लीकेशन लगा देगा। बेल एप्लीकेशन जब लगाते हैं उसको रेगुलर बेल बोलते हैं, ठीक है। अब रेगुलर बेल लगाते हैं ना, तो रेगुलर बेल लगाने के बाद उसका एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाता है, एक कॉपी पुलिस स्टेशन में दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप अपनी बात रख सको। जब मैं बेल एप्लीकेशन लगाऊंगा तो पुलिस अपनी बात तो रखेगा ना कि मुझे बेल मिलना चाहिए या नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी बात तो रखेगा ना, इसके लिए हम उनको देते हैं फेयर ट्रायल के इरादे से, ठीक है। अब बेल का एक तारीख हो गया बेल एप्लीकेशन का कि भाई 10 तारीख को दिया है हमने आपके बेल एप्लीकेशन का डेट। दोनों पार्टी आएगा, पुलिस आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, डिफेंस लॉयर आएगा, बहस होगा। कोर्ट को लगेगा कि अभी चार्जशीट फाइल होने में टाइम है, अक्यूज्ड सही में अपराधी है या नहीं है वो तो चार्जशीट से पता चलेगा, तो तब तक इसको जेल में रख के कोई मतलब नहीं है, तो हम बेल दे देते हैं। तो 99% केस में जब चार्जशीट फाइल नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो कोर्ट बेल दे देता है। लेकिन हीनियस ऑफेंस में नहीं, याद रखना, हीनियस ऑफेंस जैसे मर्डर, रेप, उसमें चार्जशीट के बाद देते हैं, चार्जशीट से पहले नहीं देते, ठीक है। तो मान के चलिए ये इतना हीनियस नहीं था तो बेल दे दिया, ठीक है। अब बेल देने के बाद अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डिफॉल्ट बेल का एक कॉन्सेप्ट था कि जब अक्यूज्ड जेल में होता है तब डिफॉल्ट बेल का जो है कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पुलिस जब अक्यूज्ड जेल में होता है ना, तभी 60 दिन और 90 दिन का क्राइटेरिया होता है रिपोर्ट सबमिट करने का। अब यहाँ पे क्योंकि बेल मिल गया है अक्यूज को, तो अब पुलिस बाउंड नहीं है कि 60 दिन में ही रिपोर्ट दे, ठीक है। याद रखना, ये जो 60 दिन और 90 दिन का क्राइटेरिया है चार्जशीट फाइल करने का, वो अक्यूज के जेल में रहने के बाद का है, ठीक है। अक्यूज अगर बेल पर है तो फिर पुलिस ड्यूटी बाउंड नहीं है कि 60 ही दिन में करे, क्यों? क्योंकि अक्यूज तो बाहर है, अब टेंशन ही क्या है, ठीक है। तो फिर पुलिस अपने हिसाब से जब उसको लगता है चार्जशीट फाइल करेगा। अब चार्जशीट फाइल करेगा पुलिस मान के चलिए 5 महीने बाद, ठीक है। तो 5 महीने बाद जब चार्जशीट फाइल करेगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आएगा चार्जशीट। मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगेगा कि यार ये तो मर्डर का मतलब केस है, और आपने देखा कि मर्डर का जो ऑफेंस होता है वो 10 साल से ऊपर का होता है, ठीक है। तो वो जेएमएफसी तो कर नहीं सकता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितना पावर है? 3 साल का पावर है, आपने देखा ना फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो वो देखेगा चार्जशीट में यार ये तो मर्डर है और मर्डर के लिए 10 साल का पनिशमेंट है, ये तो मेरे अधिकार से बाहर है, तो ये केस को कमिट कर देगा, इसको बोलते हैं कमिटल, ठीक है। वो सेशन कोर्ट को वो केस ट्रांसफर कर देगा कि योर लॉर्डशिप ये मेरे हद से बाहर का है, ठीक है, तो ये मामला आप देखिए। फिर वो मैटर चार्जशीट के साथ कहाँ जाएगा? सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब ट्रायल में क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी विक्टिम का पूरा स्टेटमेंट लेगा, चीफ एग्जामिनेशन। अब अपोजिट लॉयर उसके विक्टिम का जो भी गवाह आएगा उसका, पुलिस का, सबका इन्वेस्टिगेशन जो भी किया होगा सबका क्रॉस कर सकता है, कौन? डिफेंस लॉयर। तो ऐसे ही वाइसे वर्सा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम का ले लेगा तो डिफेंस लॉयर उसका क्रॉस करेगा। अब डिफेंस लॉयर जो है अपने विक्टिम का, कोई अपने अक्यूज का गवाही लेगा या और कोई विटनेस होगा तो उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अपोजिट काउंसिल क्रॉस करेगा, अपने अपने विटनेस का गवाही लेगा तो चीफ होगा, ठीक है। इसी में कोई ऐसा विटनेस है जो कुछ छूट गया, उसको अगर री एग्जामिनेशन करना है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चीफ कर लिया, क्रॉस कर लिया, री एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। अब आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फाइनल आर्ग्यूमेंट मतलब आप अपनी बात रख के ख़त्म करो, वो अपनी बात रख के ख़त्म करेगा, और कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि इतने सारे एविडेंस और विटनेस के आधार पर कि ये अक्यूज्ड सही में अपराधी है या इनोसेंट है, कन्विक्शन या अक्विटल, 2 ऑप्शन कोर्ट के पास रहता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सारे तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम रजिया ने ही ये अपराध किए हैं और इसको 10 साल का सज़ा दिया जाता है। ऐसा आपने सुना होगा ना, यही होता है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं वो अपराध नहीं बनता है इसके ऊपर, तो कोर्ट उसको अक्विट कर देगा। अक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति, आपके ऊपर जो दोष लगा था हम उससे मुक्त कर रहे हैं आपको, ठीक है। और कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, मतलब आपके ऊपर जो दोष लगे थे, आरोप लगे थे, वो आपके ऊपर सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ये अक्विटल और कन्विक्शन के पर जाकर केस खत्म होता है। अब यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ,
अब यहाँ पे शुरू होता है मेन लड़ाई अपील का, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, कि भाई तुमको तुम्हारे ऊपर 10 साल की सजा। अब मैं जाऊंगा ऊपर के कोर्ट में, हाई कोर्ट, सर ये तो गलत दिया गया है, ठीक है, मेरे ऊपर 10 साल का तो बनता ही नहीं है, ठीक है, तो हम अपील में जाएंगे। तो जो भी पार्टी किसी भी कोर्ट के किसी भी जजमेंट से नाखुश है, डिससेटिस्फाइड है, तो वो अपील में जा सकते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे अक्यूज को सजा हो गया, ठीक है, तो अक्यूज जाएगा। अगर अक्यूज को अक्विट कर देता, मान के चलते हैं कि कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर अपराध नहीं बनता, हम तुमको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर मुसीबत में कौन आएगी? विक्टिम, कि यार ये मेरे साथ इतना किया और कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया। विक्टिम फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी या हाई कोर्ट चली जाएगी, कहाँ पे? अपील में, ठीक है। तो कन्विक्शन या अक्विटल के बाद ऑप्शन खुला होता है अपील का। अपील में आप उस कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में जाके अर्जी लगा सकते हैं कि लोअर कोर्ट ने यहाँ पे गलत डिसीजन दिया है।